जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था साथियों, 6 मार्च 2022 का जो पहला शिफ्ट था, उस पेपर से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ, जिसमें कि मैंने यहाँ पे सामान्य हिंदी प्लस पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है। और ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, जो कि सब्जेक्ट वाइज है। सो उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अ, ये क्लासेस आपकी तैयारी का स्तर को दिखाएगा। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि वाकई में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में क्वेश्चन किस लेवल से पूछे गए थे 2022 में, और आपकी तैयारी किस स्तर का है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। और हम आ चुके हैं 6 मार्च 2022 का पहला शिफ्ट का जो पेपर था, जिसमें कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इस प्रकार से सो हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटि करता है तो आप क्या करोगे, है ना। सो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटि करता है तो खालिस्तान आपको बताना है कि आपको क्या करना चाहिए। सो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक को उसे टोकना चाहिए क्या नहीं। यदि बालक त्रुटि करता है तो आपको जो है बालक को तुरंत टोकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम ऑप्शन छोड़ते हैं, थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि उसे शिक्षक चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि बालक यदि त्रुटि कर रहा है तो उसको दूसरा शिक्षक चाहिए, या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि आप बालक पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर वह अपनी गलतियों को कैसे सुधारेगा। वैसे बालक यदि गलती करता है तो उसे त्रुटि यानी कि गलती करने देना चाहिए, क्योंकि गलती के माध्यम से ही बालक सीखता है, ठीक है। सो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से तीनों ऑप्शन तो कट हो गए। अब सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि स्वयं ही पठन करके बताना चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्यों? क्योंकि यदि बालक पढ़ते समय कोई गलती करता है तो बालक को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बालक को सही पठन करके यानी कि सही पढ़कर बताना चाहिए, बताना होगा, ठीक है, जिससे कि अपनी गलतियों को बालक सुधार सके, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत खालिस्तान नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सो खालिस्तान आपको बताना है क्या नहीं आता है। सो पहला ऑप्शन दिया गया है आपके पास में, भाषा की कक्षा में एक साधन है, हमारी कक्षा की वास्तविकता है, या बालक के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, या शिक्षक सामग्री का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि जो भाषाई विविधता के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है शिक्षण सामग्री का उपयोग नहीं यहाँ पे होता है। नेगेटिव के रूप में पूछा गया था कि नहीं होता है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ भाषाई विविधता की, जैसे बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में जो है शिक्षण पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, या फिर शिक्षक को बहुत सारे अलग अलग मातृभाषा में जो है बालक को पढ़ाना होता है, बालक को समझाना होता है। उस कंडीशन में हम यही कह सकते हैं कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग कहीं ना कहीं नहीं यहाँ पे होता है, अलग अलग रूप में, ठीक है। सो सभी को एक समान जो है सामग्री वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में स्थित है, ठीक है। जिसमें कि ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, आगरा, सेकंड ऑप्शन है कानपुर, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद, फोर्थ ऑप्शन है झांसी, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि जो मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित, सॉरी झांसी नहीं, इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कि पूछा गया था, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान का आधार मुख्य है। सो आपको सामान्यतः
सामान्य हिंदी में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने जितने भी जो 2022 में अलग-अलग सेट देखा होगा, अलग-अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए, हर एक पेपर को यदि आप बहुत ही अच्छे से देखोगे तो कहीं न कहीं क्वेश्चनों का लेवल इसी स्तर का आपको 2022 में देखने को मिला है। तो आप इन क्वेश्चनों को देखते हुए इस आधार पर जो है आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो चौथा क्वेश्चन जो आपने देखा कि भाषा सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान का आधार मुख्य है, ठीक है। सो जिसमें कि ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सामाजिक संस्कृति परिवेश, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, और लास्ट ऑप्शन है जो कि सामाजिक संस्कृति परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के आधार पर यदि हम यहाँ पे देखें जिसमें कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, सामाजिक संस्कृति परिवेश, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन साथियों में डायरेक्ट आपको जो पेपर आया था उसी पेपर को मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आपको ईएसबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बहुत सारे साथियों का ये भी रहता है कि उनके पास में टाइम नहीं है और कम समय में उनको तैयारी भी बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक है। सो ऐसे में आप सभी से मेरा मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा साथियों कि यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो आप कोई क्लासेस ना देखें जो कि टेस्ट के तौर पे हो, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ही पीडीएफ फाइल के रूप में आपको ईएसबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पुनः फिर से एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से आप देख सकते हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप इन क्लासेसों के माध्यम से जो है भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन आ गया, सॉरी पाँचवा क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, जिसमें कि पूछा गया है कि योगात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि साल में एक बार होता है क्या, क्या योगात्मक मूल्यांकन आपको साल में एक बार होता है क्या, या फिर साल में 2 बार होता है क्या, या फिर पूछा गया है साल में 3 बार होता है क्या, साल में 4 बार होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में, यानी कि साल में एक बार होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक बहुसंस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो जिसमें कि ऑप्शन आपको देखने को मिला था साथियों, अधिक पुस्तक का निर्माण किया जाए, सेकंड ऑप्शन देखने को मिला था कि भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक प्रयोग होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, और फोर्थ ऑप्शन जो कि डी के रूप में देखने को मिला था, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के का राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि भाषा संस्कृति एवं पृष्ठभूमि के आधार पर यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सी होगा, ठीक है। अब इस पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः दो प्रकार से आपको देखने को मिलता है, एक भाषा अर्जन के रूप में और दूसरा भाषा अधिगम के रूप में। सो अर्जन वह होता है जो कि बालक अपने परिवेश से सीखता है, अपने से बड़ों को देख के सीखता है, और अधिगम मीन्स होता है कि अधिगम के लिए बालक को कहीं दूसरे संस्था में जाना होता है, या हम कह सकते हैं कोई कोचिंग संस्थान में जाके बालक दूसरा जो है भाषा को सीख सकता है, जिसे जिसमें कि व्याकरण की वहाँ बहुत अधिक आवश्यकता होगी, साथ ही साथ जो है उसे कोई कोचिंग संस्थान के माध्यम से सीखना होगा, जिसे द्वितीय भाषा के रूप में बालक सीखता है, ठीक है। सो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि स्वालीन विकार, जिसे हम कहते हैं ओटिटिक्ट, यानी कि डिसऑर्डर,
से बच्चे में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ये आपको बताना है। स्वालिन का विकार में बच्चे में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है या बच्चों में क्या परिवर्तन ऐसा आता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें कि पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है? जिसमें कि और सेकंड ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने में मना कर देता है। और डी ऑप्शन है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि जो यदि स्वालिन विकार यदि बच्चों में पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सामाजिक अंतक्रिया के साथ साथ में संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव यहाँ पे बालक करता है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है? सो इस प्रकार के जो विकार्य हैं उन सभी को आपको पढ़ के जाना है, जिसमें कि एक नए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला ही है पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें, ठीक है? और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि भाषा शिक्षण से पुनः फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें कि पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक सॉरी संप्रेषण परक उपागम आपको यहाँ पे बताना है। सो आपके पास में ऑप्शन दिया जाता था, क्योंकि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। सेकंड ऑप्शन है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। और थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिला था, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। या फिर डी ऑप्शन है, बोलना कौशल पर बल देता है, ठीक है? सो भाषा शिक्षण की संप्रेषण परक उपागम के आधार पर यदि हम देखें तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों कि भाषा में भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या देता है? बल देता है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कि पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें कि पहला ऑप्शन देखने को मिला था क्या, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है। या फिर सेकंड ऑप्शन है, कहानी कविताओं के दोहराने की कुशलता का विकास करना है। सो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको जो है रटन प्रणाली वाले ऑप्शन यदि आपको कहीं ना कहीं याद रखने वाली है, याद करवाने वाली है, याद अ, रखवाने वाली प्रक्रिया वाली जो ऑप्शन यदि कहीं ना कहीं देखने को मिले तो उसे आपको गलत ही करना है, क्योंकि आपको बच्चों को रटवाना नहीं है ना? और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन, जो कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यताओं का विकास होता है। कि आप केवल तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास ही आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिला है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना ही प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य माना जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन हो गया, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी दो अलग अलग भागों अलग अलग पेज में बटा हुआ है, खैर ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना है। और ये क्वेश्चन इसीलिए भी मैं अलग से दूसरा स्लाइड में बना के नहीं लाया था, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप जो है जो एग्जाम हॉल में बैठोगे इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लगभग यही स्लाइड, ऐसे ही स्लाइड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है एक स्क्रीन पे, जो पहला जो स्क्रीन होगा, यानी कि एक पूरा फुल स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो कहीं न कहीं ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितने भी क्लासेस मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है, जिसमें कि आपको सेम आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में एक पेपर दोगे उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन कहीं न कहीं यही लेवल से आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया है। और एक आपको एक विश्वास भी होगा कि क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, वाक़ई में ये ईएसबी की वेबसाइट के माध्यम से ही निकाले गए हैं, क्योंकि आप पूरा पेज को यदि आप बहुत ही ध्यान से दोगे तो ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया पेज है, जिसमें कि ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे बहुत सारा जो लिंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो ये पूरे जो क्लासेस का जो क्वेश्चन है, पूरे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है? सो
10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है लिखना। अब यहाँ पे इन्होंने लिखने के बाद में कुछ नहीं दिया है, लिखना क्या है भाई, ये आपको बताना है। जिसमें कि पहला ऑप्शन है बेहद जटिल प्रक्रिया है क्या। सो ये आप ये नहीं कह सकते हो कि लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि एक अनिवार्य, सॉरी, अनिवार्य कुछ ये क्या है, अनिवार्य कुशलता है, अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में एक तरह की बातचीत है, हाँ ये कह सकते हैं क्या होता है कि जैसे यदि मैं स्लाइड में कुछ लिखता हूँ, जैसे लिखना मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, तो आप कैसे बात करें, कैसे आपने कैसे समझा, आपने पढ़ के समझा, है ना। तो लिखना क्या है, एक प्रकार से बात करना है, जैसे जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप में चैट के माध्यम से बात करते हो, बहुत सारे लोग फेसबुक में बात करते हैं, तो लिखना क्या है, एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन जो कि आपको देखने को मिला था, अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया, आप ये नहीं कह सकते कि अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है। सो लिखना क्या है, लिखना आपको याद रखना है एक तरह का बातचीत है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कि पूछा गया था आपसे कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है। सो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और भाषा शिक्षण के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे होंगे, वो पॉजिटिव के रूप में देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन सबसे प्रबल आपको यहाँ पे बताना है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट बता दूं साथियों कि यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, या फिर कोई टेस्ट यदि आप लगाते हो, तो कहीं ना कहीं केवल वाला जो शब्द आता है, टैग वर्ड हम कह सकते हैं, और वो भी क्लासेस में बहुत ही जल्द टैग वर्ड के रूप में जो खासकर गलत ऑप्शन होते हैं उन पे एक बहुत ही जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि केवल जहाँ शब्द आता है, सो खासकर क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ऑप्शनों में आपको नजर डालना है। सो सामान्यतः सबसे ज्यादा ये कंडीशन होता है कि यदि केवल वाला जो शब्द आता है, केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल सुनना, या फिर केवल 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 जहाँ भी जुड़े वहाँ पे वो वाला जो ऑप्शन कहीं न कहीं गलत ही होता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत अंतर्गत भाषा भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष आपको बताना है, जिसमें कि आप ये नहीं कह सकते हो भाई कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत केवल आप पढ़ना ही बालक को सिखाएँगे, या केवल सुनना ही सीखेगा बालक, सुनना केवल केवल सुनना ही सीखेगा, ये भी गलत होगा, और केवल लिखना भी नहीं सिखाना है। कि यदि आप बालक को केवल लिखना ही सिखाओगे, तो फिर बालक पढ़ना कैसे सीखेगा, है ना। तो यहाँ पे केवल जो शब्द आता है, वो ऑप्शन सामान्यतः गलत ही होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत बालक को सुनना एवं पढ़ना सिखाया जाता है, और बालक सुनना एवं पढ़ना अधिग्रहण हेतु इसके रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सुनना तथा पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है, जिसमें कि ऑप्शन देखने को मिला था। पहला ऑप्शन है साथियों, जिसमें कि है पढ़ाए जा रहे पाठ पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना। सो व्याकरण शिक्षण का आपको सर्वाधिक प्रभावी उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और ये है उच्च प्राथमिक स्तर का व्याकरण, ठीक है, जिसमें कि सेकंड ऑप्शन देखने को मिला था किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित न करने का कहना। अब ये क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन आपको देखते ही पढ़ते ही आप इस क्वेश्चन को गलत लगा दोगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगले बच्चों का भाव केवल, अब यहाँ पे पुनः फिर से केवल शब्द आ गया, केवल भाव शब्दार्थ तक ही सीमित रखना, सवालों को आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में किसी भी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना, ये भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावी के रूप में यदि आपको देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरण बिंदु को क्या करना है भाई, स्पष्ट कराना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा
सीखने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोसी, विद्यालय के साथ 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 खालिस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाओ। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस और विद्यालय के साथ साथ में खालिस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो क्या अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये आपको बताना है। सो पहला ऑप्शन है संचार के का माध्यम। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देख पा रहे हैं पारंपरिक का माध्यम, प्याजे का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, सो यदि मैं प्राथमिक स्तर की बात करूं जिसमें कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से बालक एक परिवेश के माध्यम से सीखता है, जो भी अर्जन करता है परिवेश के माध्यम से सीखता है, परिवार के माध्यम से सीखता है, पड़ोसियों से सीखता है, साथ ही साथ अधिगम और अर्जन की जो प्रक्रिया होती है विद्यालय में स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में अगला आपको देखने को मिलता है संचार के माध्यम से, है ना। तो संचार भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निभाता है, ठीक है, अत्यंत भूमिका निभाता है बालक के शिक्षण में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन पूछा गया है भाषा से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। कुछ भाषा में भाषा के पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए। सो आपको एग्जाम हॉल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सेंटेंस जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा जिसमें कि आपको इस प्रकार से खालिस्तान देखने को मिलेगा। जैसे भाषा के पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें ऑप्शन है विज्ञान से, संस्कृति से या फिर साहित्य से। सो यदि आप पाठ्य पुस्तक को यदि आप देखोगे तो इसमें सामान्यतः विज्ञान भी हमें, साइंस भी हमें देखने को मिलता है, संस्कृति भी हमें देखने को मिलता है, हमारे अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर है वो भी आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ साहित्य भी आपको जो है पाठ्य पुस्तक के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में उपयुक्त सभी, तो ये सभी इन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि पाठ्य पुस्तक में सभी प्रकार के सामग्री आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन जो कि आ चुका है आपके पास में, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। अब भाषा पत्र पत्रिका के बारे में आपको बताना है कि भाषा पत्र पत्रिका जो है भाषा की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सो जिसमें कि ऑप्शन दिया गया है भाषा की कक्षा पर समाचार पत्र पत्रिका का प्रभाव पड़े इसीलिए भाषा पत्र पत्रिका का उपयोग किया जाता है क्या, या फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे। अब यहाँ पे फिर से पुनः फिर से जो है याद रखने की जो प्रक्रिया देखने को मिल रही है आपको, सो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है जो कि बच्चे बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यदि आप समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षण दोगे, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराओगे तो बच्चे प्रामाणिक लेख लिखना जो सीखेगा, साथ ही साथ समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है जो कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ये नहीं कह सकते। सही, ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा जो कि बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो पाएंगे यदि आप पत्र पत्रिका का उपयोग करते हो भाषा शिक्षण में। तो ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि अब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों गद्यांश और पद्यांश से इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा। सो सामान्य हिंदी हो या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि एमपी टेट वर्ग 3 का जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट अलग अलग दो पार्ट्स में बटा होता है जिसमें कि जो सब्जेक्ट होगा उसका उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था पेडागोजी के 30 क्वेश्चन देखने को मिले आपको। इसके बाद में जो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अब जो हम यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी में सामान्यतः गद्यांश प्लस पद्यांश के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और वो भी 15 नंबर में अलग अलग बटे होते हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 9 क्वेश्चन होंगे या कुछ क्वेश्चन
7 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 15 क्वेश्चनों को अलग-अलग बाँटा जाता है, जिसमें कि सामान्यतः गद्यांश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? और आप आगे क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अ, जो हिंदी को अलग-अलग कैसे बाँटा गया है, ठीक है? सो अभी तक जितने भी 15 क्वेश्चन हमने देखे, पेडागोजी के क्वेश्चन देखे, जो कि आपको पढ़ते ही, सुनते ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं पद्यांश पे, ठीक है? सॉरी, गद्यांश पे। पहले हम गद्यांश देख लेते हैं, जिसमें कि पहला गद्यांश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपके पास में एक बहुत बड़ा गद्यांश के रूप में देखने को मिल रहा है। तो गद्यांश को हल करने के 2 प्रकार हैं साथियों। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है गद्यांश को कैसे हल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चनों को देख के उसका जो है आंसर यानी कि उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो जो है गद्यांश या पद्यांश में ढूँढने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार से आंसर देते हैं, ठीक है? तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आपकी समझने की क्षमता अच्छी है तो आप एक बार गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगा लगा सकते हैं। या फिर आप जो है गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको कुछ याद नहीं रह पाता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएँ, क्योंकि यदि आप गद्यांश पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पे जाओगे, फिर पुनः क्वेश्चन से फिर गद्यांश में जाओगे तो कहीं न कहीं आपका समय यहाँ पे अच्छा खासा अ, जाएगा। और खासकर गद्यांश और पद्यांश के नंबर बहुत अच्छा से आप यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खासकर इसमें क्या होता है साथियों कि गद्यांश और पद्यांश में जो है समय आपका कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा से जाता है और यहाँ से समय हमें बचाना होता है, ठीक है? और नंबर अच्छे आते हैं यहाँ से 15 नंबर, जो कि आपके बहुत अच्छे नंबर यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं गद्यांश को एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन कहाँ से कैसा पूछा गया है, ये आपको पता चलेगा। जिसमें कि गद्यांश में आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। इतिहास के आरंभ आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की ओर न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला है जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो महज एक कदम है और नए अवसरों के खुलने का, ठीक है? जिसमें कि इसमें इससे भी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हमारी प्रतीक्षा कर रही है। और क्या इसमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझे और भविष्य की चुनौती को स्वीकार कर सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार-बार दोहराते हैं और जिसे हम आज भी दोहराएँगे, उसे पूरा कर सकते हैं। और भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है कि गरीब और अज्ञानता को मिटाना, बीमारी और अवसर की असमानता को मिटाना, साथ ही साथ हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्तियों की यही महत्वाकांक्षा रही है कि आँख से आँसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आँखों में आँसू है और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसीलिए हमें परिश्रम करना होगा और वे कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। और वो सपने भारत के लिए है, और वे सपने पीड़ित है, और तब तक हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे है भारत के लिए है, और वो सपने भारत के लिए है, और पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी है। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता है, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं और शांति को
अविभाज्य कहा गया है और इसी तरह स्वतंत्रता की अविभाज्य है और समृद्धि भी और विनाश भी। इस दुनिया को छोटे-छोटे हिस्सों में नहीं बाँटा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि भारतवर्ष की जनता से जिससे हम प्रतिनिधि है और अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस बुनियादी से जुड़े रहे। अभी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करने और जहाँ उनके सारे बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो गद्यांश के रूप में देखने को मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है आज नियत समय आज जो है नियत समय आ गया है और एक ऐसा दिन जिसे नियत से तय किया जा सकता है, नहीं नियत से तय किया था और एक बार फिर वर्षों वर्षों से संघर्ष के बाद में भारत जागृत एवं स्वतंत्र खड़ा है और कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है और हम अक्सर जो वचन लेते हैं उसे निभाने से पहले कुछ कुछ करना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम अक्सर जो वचन लेते हैं उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है और पर कुछ भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और कुछ बिंदु अतीत हो चुका है पर और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है और इस एक ऐसा इतिहास है जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश के बाद में गद्यांश हो या पद्यांश को पढ़ना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है निम्न में से शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं है। सो यहाँ पे जो अलग अलग शब्द युग्म दिए हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी, बार बार, खड़े खड़े, और जैसे कि आपने गद्यांश को ध्यान से सुना होगा तो बड़े बड़े भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद में छोटे छोटे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पूछा गया है नहीं, क्वेश्चन को जो है आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। सो आपने यहाँ पे देखा होगा कि नहीं है वाला, जिसमें कि खड़े खड़े और बड़ी बड़ी भी आपने यहाँ पे देखा और उसके बाद में बार बार भी आपने यहाँ पे देखा है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। खड़े खड़े शब्द आप जो है पूरे यहाँ पे या तो गद्यांश में यहाँ पे अभी जो हमने यहाँ पे गद्यांश पढ़ने का प्रयास किया उसमें आप कहीं भी नहीं देख पाए होंगे। और जो बार बार हो या फिर बड़ी बड़ी हो या छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी हो तो मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद में और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं खड़े खड़े, है ना, जिसमें कि आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगा पुनः। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा छोटे छोटे, तो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है शब्दों को यहाँ पे पुनः फिर से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। करोड़ों लाखों लोग, है ना, इसमें है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या चिपका हुआ, और इसके बाद में अच्छा एक बार हम देख लेते हैं। पूरा भारत आज दुर्भाग्यवश पुनः पृथ्वी ओर जा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि को का उत्सव मना रहे हैं, अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी, है ना, जिसमें कि बड़ी बड़ी भी ऑप्शन आपको दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में खड़े खड़े देखते हैं कहीं दिख रहा है क्या, है ना। तो इस प्रकार से जैसे ये छोटी छोटी हो गया, है ना, ये सेकंड ऑप्शन देखने को मिल गया था हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है जो शब्द दिए गए, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसको क्या करना है आपको इसमें ढूंढना है भाई। ठीक है, सो जैसे कि शब्द युग्म में नहीं है वाला पूछा था, और जिसमें कि खड़े खड़े नहीं देखने को मिला होगा, और जो कि दो तो हमने देख लिया, छोटे छोटे और बड़ी बड़ी, और बार बार भी है यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। सो गद्यांश हो या पद्यांश हो जाती हो, इसमें थोड़ा सा समझने में समय लगता है, और यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद में पूरा गद्यांश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार बहुत बड़े बड़े गद्यांश मिल जाते हैं। सो उसमें हमें एक एक शब्द को ढूंढना और जो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको ढूंढना थोड़ा सा हमारे मुश्किल होता है और थोड़ा समय लगता है। ठीक है, सो
आपको गद्यांश में पद्यांश इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो गद्यांश को यदि आपने अच्छा से ध्यान दिया होगा तो उसमें देखने को मिला होगा आपको कठिन परिश्रम करना, ठीक है, और जगते रहना तो ये तो नहीं कहा गया है, निरंतर सपने देखना भी गलत है। इसके बाद में करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना नहीं, ठीक है। यदि गद्यांश के अनुसार सपने देखना, सपनों को साकार करने में हमें क्या करना चाहिए, वो यदि आप देखोगे तो वो देखने को मिलेगा आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। सो ये जो गद्यांश है, अब ये गद्यांश पे आपको ये देखना है कि आपसे जो है सपनों को साकार करने के बाद में सपनों को आप साकार कैसे कर सकते हो उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वो आपको यहाँ पे देखना है और उसके बाद में इसका आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ साथियों। सो आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, गद्यांश के अनुसार हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहाँ, अब ये भी क्वेश्चन गद्यांश का ही है, जो कि आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा या फिर आपको गद्यांश से ढूंढना होगा, ठीक है। जिसमें कि ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मिलेगा उसके सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके सारे बच्चे रह सकते हैं, या उसके सारे बच्चे खेल सकते हैं, या उसके सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे ना रह सकते हैं। तो गद्यांश को यदि आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके सारे बच्चे कैसे कर सकते हैं, रह सकते हैं। स्वतंत्र भारत का एक महान निर्माण होता है जहाँ पे सारे बच्चे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो कि सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे ये है जहाँ सारे बच्चे रह सकते हैं, ठीक है। एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है, ये देख पा रहे होंगे, भारत का महान निर्माण करना है जहाँ पे सारे बच्चे रह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद में जो है क्वेश्चनों को देखना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से अत्यंत कथन सॉरी असत्य कथन यानी कि नहीं है वाला बताना है, गलत कथन आपको यहाँ पे चुनना है, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि गद्यांश लेकिन गद्यांश के अनुसार देखना है, ठीक है। तो भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन नहीं सॉरी चैन से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि गद्यांश यही संदेश दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है और नए अवसरों के खुलने का, जी हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहाँ उसके सारे बच्चे पढ़ सके, जहाँ सारे बच्चे पढ़ सके नहीं बोला गया है, जहाँ सारे बच्चे रह सके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे बच्चे रह सके ये कहा गया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का गलत आंसर क्या हो गया, क्योंकि क्वेश्चन गलत ही पूछा, गलत ही आपको बताना था। इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में फिर भी हम डी ऑप्शन की ओर चलते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता है क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये भी हमें देखने को मिला था गद्यांश में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरण से, जो कि आपको ये गद्यांश में देखने को नहीं मिलेगा, शब्द हो सकता है कि यहाँ पे देखने को मिल जाए, फिर भी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द सॉरी संज्ञा शब्द का आपको चयन करना है, ठीक है। जिसमें कि ऑप्शन दिया गया है कक्षा है, उसके बाद में हरियाली, गंगा और पानी, ठीक है। सो द्रव्यवाचक के रूप में आप देख पा रहे होंगे, द्रव्य के रूप में कौन सा है, सो पानी है, ठीक है। सो आपको संज्ञा, सर्वनाम और उसके बाद में वचन हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण जो हिंदी के चैप्टर है जो कि व्याकरण के, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो है गद्यांश और पद्यांश में
व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम, जो कि आपसे पूछा गया है। निम्न में से वाक्य जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो के लिए एक शब्द में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वाक्य जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसको आपको एक शब्द में बताना है, एक शब्द में चयन करना है, जिसमें कि ऑप्शन दिया गया है निरापद, गमक या कुलेल या निर्निमेष। ठीक है, सो यदि हम ये देखें कि हानि या अनर्थ का भय ना हो, हानि या अनर्थ का भय ना हो, उसे यदि हम एक शब्द में कहें तो वो होगा निर्पाद। क्या होता है? निर्पाद। ठीक है, सो ऐसे जो शब्द है, एक शब्द वाले जो अलग अलग शब्द है उनको आपको अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि पूछा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षी रही है। ठीक है, जिसमें कि ऑप्शन दिए गए हैं कि हर एक व्यक्ति वृक्षारोपण करे, कि हर एक आंख के आंसू मिट जाए, या फिर हर हर एक के आंसू मिट जाए। ये शब्द आपने देखा होगा कि ये गद्यांश को आपने ध्यान से सुना होगा तो। और इसके बाद में कि हर व्यक्ति लगा कलाकार बने, ये नहीं कहा गया है भाई। हर एक महिला उनका पूर्ण अधिकार मिल जाए ये भी नहीं कहा गया है। सो गद्यांश, पूरे गद्यांश में आपको यही देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति के आंसू मिट जाए। ठीक है, सो हर एक व्यक्ति के आंसू मिट जाए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको कि यहाँ पे मैंने लगभग 30 क्वेश्चन लिया है, जो कि हम 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और लगभग क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया है। प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया शब्द का आपको पहचानना है, जिसमें कि बालक, अभियान, उपयुक्त और परामर्श। ठीक है, सो शब्द प्रत्यय यदि आप देखोगे सो बालक है ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? बालक। बालक में प्रत्यय शब्द का उपयोग करके जो है इसे बालक बनाया गया है। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। अच्छा, प्रत्यय और उपसर्ग आपको पढ़ के जाना है साथी। ठीक है, जिसमें कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम गद्यांश यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे काव्यांश, यानी कि पद्यांश के रूप में। ठीक है, सो पद्यांश के रूप में आप जो है उसी प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने गद्यांश से देखा। या तो एक बार आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा, वो गद्यांश उस कंडीशन में पढ़ सकते हो कि यदि आपको इसका अर्थ निकालते आता हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम गद्यांश को तो कर लेते हैं, क्योंकि गद्यांश में जो सेंटेंस, जो शब्द लिखे हुए होते हैं वही हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है डायरेक्ट ही। लेकिन काव्यांश में थोड़ा सा हमें अर्थ को समझना होता है। ठीक है, सो आप आपकी सुविधा के आधार पर आपको जैसे हल करते आता है, जैसे आप गद्यांश को या पद्यांश को समझते हो, उस आधार पर आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन के बाद में हम यहाँ पे आंसर जो है काव्यांश में आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो बादलों को किसकी उपमा दी गई है? सो बादलों को किसकी उपमा दी गई ये आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि नव किरण की उपमा दी गई, राजा की उपमा दी गई, बंदी की उपमा दी गई, और या फिर अनुचरों की उपमा दी गई है। ठीक है, सो देखते हैं हम गद्यांश में, सॉरी पद्यांश, ये इसमें काव्यांश में कि क्या बादलों को किसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, सो एक बार हम पद्यांश को एक बार पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सो जिसमें कि कहा गया है कि आ रही आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम के पथ सजा, है ना, बादलों के अनुचरों अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धरी, आ रही रवि की सवारी, और विहग बंदी और चरण गा रहे कीर्ति गायन, है ना, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहत उछलू विजय कहाँ पर, टिटकाता देख देख कर यहाँ, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। ठीक है, टिटका देख रही यहाँ पे, है ना, रात का राजा खड़ा है,
राय में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप जो है राइट आंसर के रूप में आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि बादलों की सवारी, बादलों की उपमा किसे दी गई है, अनुचरों को दी है। ठीक है, सो बादलों की उपमा किसके किसके रूप में देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धरी। सो किसकी उपमा मिल रही है, अनुचरों की। ठीक है, सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो काव्यांश का जो क्वेश्चन है वो है साथियों, आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि कवि ने राजा सॉरी रात का राजा किसे कहा है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे काव्यांश में आपको देखने को मिलेगा कि कवि का राजा किसे कहा गया है, सूर्य को कहा है, मेघ को कहा गया है, चंद्रमा को कहा गया है, या तारे को कहा गया है। ठीक है, सो रात का राजा आपको देखना होगा, रात का राजा खड़ा है राय में बनकर भिखारी, है ना। सो रात का राजा खड़ा है राय में बनकर भिखारी, सो यहाँ पे किसकी ओर संकेत कर रहा है, सो कर रहा है चंद्रमा की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, जिसमें कि चंद्रमा। ठीक, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो आपसे पूछा गया है कि राह में खड़ा भिखारी से आशय आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रात का राजा खड़ा है राय में बनकर भिखारी। सो राह में खड़ा भिखारी से क्या आशय है भाई, सो आपको यहाँ पे देखना है, तारों से है, क्या चंद्रमा से है, सूर्य से है, मेघों से है। सो रात में खड़ा रात का राजा रात का राजा खड़ा है राय में बनकर भिखारी। सो इस क्वेश्चन में इसका जो आशय यहाँ पे निकल रहा है वह निकल रहा है चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा को यहाँ पे चंद्रमा की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है वो है पोशाक का बहुवचन। अब ये सब जो क्वेश्चन है व्याकरण का क्वेश्चन आ चुका है, पोशाक का बहुवचन आपको बताना है, जिसमें कि पोसके है, पोशाकें हैं, या फिर पोशाकों है, या फिर पोशाक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोशाक, जो शब्द का बहुवचन जो होगा वो पोशाकें होंगे। ठीक है, न कि पोशाकें होगी, और न ही पोशाकों होगा, और सॉरी नहीं पोशाकें होंगी, नहीं सॉरी पोशाकें होंगी, या फिर न ही पोशाकों होगा, न ही पोशाक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पोशाकें। ठीक है, सो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 28 नंबर का है, स्वर्ण की पोशाक धरी में विशेष शब्द आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का स्वर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड करता हूँ, और यहाँ पे रवि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो जिसमें कि सुधांश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि पर्यायवाची शब्द के आधार पर देखें तो सुधांश, है ना, क्या है, सु यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर्यायवाची शब्द के रूप में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सुधांश रवि का आपको पर्यायवाची शब्द नहीं है वाला देखना है। तो रवि जो है, सूर्य, दिनकर, भानु, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, रवि के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो नेगेटिव, क्योंकि बहुत बार क्या होता है साथियों कि जब हम क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, या फिर एग्जाम हॉल में होते हैं, तो हम नहीं है वाले शब्द को नहीं देख पाते। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने का या क्वेश्चन खत्म करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छा से देखा नहीं था, और क्वेश्चन को गलत कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, और एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आपको इनका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हम बहुत बार क्या है क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं, और जहाँ हाँ पूछा जाता है वहाँ नहीं लगा के आते हैं, और खासकर कंडीशन ये होता है कि जहाँ नहीं पूछता है वहाँ भी हम हाँ लगा के आते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन आपको आप गलत करते हो, तो कहीं ना कहीं आप यदि कुछ नंबरों से रहते हो, तो आप अपने आप को फेल होते हुए, कम नंबर होने के कारण नॉट क्वालिफाई देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करना है, उसके बाद में आंसर देना है। इसके बाद में आज इस क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है साथियों, वो है वाक्य गा रहे को भूतकाल में कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। गा रहे को भूतकाल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो आपके पास में है गा रहे थे, गा रहे होंगे, गा सकते होंगे, और गा चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप देख
ही पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपने जो है काल को तो पढ़ा ही होगा और समझा ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गा रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सामान्यतः जो सामान्य हिंदी प्लस पेडागोजी के 30 क्वेश्चनों पर चर्चा कर लिया है, जो कि 15-15 अलग अलग नंबरों पे बैठे थे, जिसमें कि पेडागोजी प्लस लैंग्वेज के यानी कि हिंदी के क्वेश्चन थे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास किया होगा साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से के माध्यम से आपको क्वेश्चनों का लेवल देखने को मिला, प्लस आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो कि आपने पढ़ा है। सो आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर भी दे पाया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ, मैं तैयारी जो कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं सही कर रहा हूँ, और कितना तैयारी करना चाहिए वो भी आपको कहीं न कहीं यहाँ से देखने को मिला होगा, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। और ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका पूरा प्लेलिस्ट है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जो कि आप मध्य प्रदेश या फिर एमपीटीटी वर्ग 3 पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।